हेलो व्यूअर्स एंड वेलकम टू आवर शो फन इन द किचन। आज हम आपकी मुलाकात करवाते हैं इंटरनेशनल सेलिब्रिटी पद्म भूषण डॉक्टर विंदेश्वर पाठक से। डॉक्टर पाठक के बारे में ज्यादा बोलना सूरज को दीपक दिखाने के बराबर है। पूरे विश्व में जहां कहीं भी सोशल रिफॉर्म की बात होती है, डॉक्टर पाठक का नाम अनायास ही आ जाता है। अपना सारा जीवन समाज सुधार के लिए समर्पित कर दिया है। आज इनकी तुलना विश्व के बड़े बड़े सोशल रिफॉर्मर्स में की जाती है, जैसे अब्राहम लिंकन, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन रॉय। यही डॉक्टर पाठक ने आज अपने बिजी शेड्यूल में से हमारे प्रोग्राम के लिए थोड़ा सा वक्त निकाला है। तो आइए चलते हैं और आपकी मुलाकात कराते हैं पद्म भूषण डॉक्टर विंदेश्वर पाठक से। पाठक जी, आपका हमारे शो फन इन द किचन में स्वागत है। पाठक जी, आप बताइए कि किचन और सक्सेस के बीच में क्या संबंध है? बहुत काफ़ी संबंध है, क्योंकि भोजन सही नहीं हो तो मस्तिष्क भी सही नहीं हो सकता है, और मस्तिष्क सही नहीं हो तो काम सही नहीं हो सकता है। तो मेरे ख्याल से दोनों का संबंध बहुत महत्वपूर्ण है। आपको सैनिटेशन ने बहुत प्रभावित किया है जी, तो इसके बारे में कुछ बताइए कि किस तरह से इसने आपको प्रभावित किया है। पहला तो ये है कि जो सैनिटेशन की बात हम करते हैं उसमें मन की सफाई, तन की सफाई, घर की सफाई और पर्यावरण की सफाई की बात करते हैं। मन साफ नहीं हो तो तन साफ के क्या होगा, और फिर तन साफ हो तो फिर घर साफ होना चाहिए। तो इसलिए हम सफाई के काम में लगे हुए हैं और हर जगह सफाई की ही बात करते हैं। सैनिटेशन ने आपको, जैसा आपने कहा, काफी प्रभावित किया है, और खास करके दो स्तर पर, एक स्वास्थ्य और एक सोशल स्टिग्मा। तो इसके संदर्भ में कुछ बताइए कि दोनों कैसे, आपको दोनों चीजों ने कैसे प्रभावित किया? देखिए, भारतीय सभ्यता को देखेंगे तो जैसे जब से आर्य आए इस देश में, उस समय से ही दो प्रकार के लोग यहाँ हो गए। एक जो विजित थे और ये इनको हराया गया। अभी ऐसा हुआ कि जो अच्छे अच्छे काम थे, पढ़ने का काम था, युद्ध करने का था, व्यापार करने का था, ये काम तो रखा उन लोगों ने अपने पास में, आर्यों ने। और फिर यहाँ के जो अनार्य थे उनको ये साफ करने का काम है, दूसरा काम है जो आज जानवर मरता था उसको साफ करने का काम है, ये सब उनको दिया गया। तो उस काम से उनसे काम करवाते भी थे, और वो काम न करते लोग बीमार भी पड़ते, और साथ साथ उनसे घृणा भी करते थे वो। तो हमारे यहाँ एक अजीब बात उभर के आई सामने सभ्यता में कि जिन लोगों को हमने इन काम में लगाया था, सफाई के काम में, उनको भी अपने से हमने दूर रखा। तो एक अस्पृश्यता की एक अजीब बात हमारे सभ्यता में आई है। ये सैनिटेशन जी, जो दो स्तर की आपने बात कही, तो इस लगता है कि इसने ही आपको इंस्पायर किया सुलभ सैनिटेशन मूवमेंट शुरू करने के लिए? नहीं, इसके पीछे बात यह है कि बचपन में हमने एक डोम जाति की औरत को छू दिया था, और इस कारण मुझे काफ़ी गंगा जल, गोबर और बालू खिलाया गया हमको शुद्ध करने के लिए। तो हमारे दिमाग में ये बात आ गई कि ऐसा क्या है एक समाज में कि दो प्रकार के लोग रहते हैं, एक छूत है एक अछूत है, और इस प्रकार का समाज कैसे आगे चल सकता है। तो बचपन में जो एक घटना घटी हमारे जीवन में, वो काफ़ी प्रभाव डाले हुए था हमको। फिर बिहार गांधी जन शताब्दी समिति में मुझे काम करने का मौका मिला। वो संस्था बनी थी महात्मा गांधी के जन शताब्दी वर्ष को मनाने के लिए। तो गांधी के जो सपने थे उनको पूरा करने का उस समिति ने एक कार्यक्रम लिया था। तो वो उसी के दरमियान ये मुझे मिला कि जो मैला ढोने की प्रथा है, जो अछूत उसको कहते हैं, इसको कैसे दूर किया जाए। ये डॉक्टर अंबेडकर का भी सपना था और गांधी का भी सपना था कि एक ऐसे समाज में जहाँ अस्पृश्यता की बात की जाती हो, वो समाज सही नहीं हो सकता है। तो गांधी ने शपथ ले ली थी कि जब तक वो जिंदा रहेंगे तब तक अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए प्रयास करेंगे। तो वहीं से मुझे आइडिया आया और वहीं हमने काम किया। फिर वहाँ 2 साल काम करने के बाद फिर 1970 में हमने सुलभ आंदोलन की शुरुआत की। डॉक्टर पाठक, जैसा आपने अभी कहा, लगता है कि आप गांधी जी और बाबा साहब अम्बेडकर के
जितनी भी आइडियोलॉजीज थी उनसे काफ़ी प्रभावित हैं, और जो काम पिछले 50 सालों में आज़ादी के बाद उनके सपने को कोई पूरा नहीं कर पाया, उस चीज़ को आपने पूरा करके जो ये सपना साकार किया है, उसके बाद आपको कैसा लगता है? देखिए, ऐसा है कि हर आदमी का अपना बैकग्राउंड होता है। तो मैं समाजशास्त्री हूँ। समाजशास्त्री का काम यह है कि समाज में समस्याएं हैं उसको देखे और उसका समाधान क्या हो सकता है वह बताए। तो समाजशास्त्र में पहले था कि हम सिर्फ समस्याओं का अध्ययन करते थे, समाधान नहीं खोजते थे हम। लेकिन जब हम इस काम में आए तो हमने सोचा कि जो गांधी का सपना था और बाबा साहब अम्बेडकर का सपना था, तो ये पूरा होगा कैसे? कहने से कुछ हो नहीं सकता है। तो मैंने इसके लिए रास्ता निकाला, और रास्ता निकालने में सबसे पहले प्रश्न ये आया कि ऐसी कौन सी तकनीक अपनाई जाए जिसमें कि किसी मनुष्य का मन साफ कर डालना पड़े। वो महत्वपूर्ण था। तो उसका जो हमने निजात किया, तो निजात करके और फिर हमने लोगों को, तो खासकर सरकार को हमने कहा कि ये टेक्नोलॉजी है जो गांधी का और अम्बेडकर के सपना को पूरा कर सकता है। तो हमने एक रास्ता ऐसा निकाला जिससे कि बाबा साहब अम्बेडकर और गांधी दोनों का सपना पूरा होता है, और उस काम से उनको निकाला हमने। अब उनको इस काम में मनुष्य बल साफ करना नहीं पड़ता है, और करीब 40-50 हज़ार ऐसे लोग हैं जिनको हमने इस काम से निजात दिला दी है। डॉक्टर पाठक, जैसा अभी आपने कहा कि आपने 50,000 लोगों को इस काम से निजात दिलाया, तो उनकी जीविका अब कैसे चलती है, इसके बारे में मतलब? नहीं, देखिए, ऐसा है, हमने जब ये प्रोग्राम बनाया तो उसमें 5-6 प्रोग्राम को एक साथ लिया, क्योंकि ये बात सही है कि जो लोग गंदा काम करके भी रोटी चलाते थे, यदि इस काम से निकाल दिया जाए तो करेंगे क्या? वो भूखे तो मर नहीं सकते। तो इसलिए वो जरूरी था कि हमने क्या किया कि जो नगर पालिकाएँ हैं उनसे बात कर लिया हमने, और सरकार से हमने कहा कि जो लोग ये काम में लगे हुए हैं उनको आप गली साफ करने का, रोड साफ करने का, माली का काम है या ऑफिस में जो सहायक का काम है, ये आप दे दीजिए उनको, क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं नहीं, तो उनको ट्रेन करना फिर दूसरी जीविका में जा नहीं सकते थे। तो जितने लोग इससे निकले हैं सबको काम मिल गया है, और एक भी आदमी बेरोजगार नहीं हुआ है। फिर जो सियाने बच्चे हैं, जो उनकी अवस्था 18 वर्ष की है, 20 वर्ष की है, 25 वर्ष की है, उनके लिए हम लोगों ने वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया हुआ है, जो ब्यूटी पार्लर का है, फैशन टेक्नोलॉजी का है, टेलरिंग का है, शॉर्ट हैंड टाइपिंग का है, इंग्लिश मीडियम स्कूल शुरू किया हुआ है, जिसमें 60% बच्चे जो हैं वो वाल्मीकि के हैं और 40% बच्चे वो दूसरे कास्ट के हैं। वहाँ पर कंप्यूटर्स की पढ़ाई भी होती है, और इस प्रकार से उनको पढ़ा रहे हैं ताकि उनको जीविका के लिए वो भटकना न पड़े उनको। उससे भी महत्वपूर्ण प्रोग्राम हमने निकाला है कि जो समाज के संभ्रांत लोग कहते हैं उनको, इलीट क्लास, उनको हम परसुएट कर रहे हैं, और काफ़ी को किया ही भी हमने, कि एक स्कैवेंजर्स फैमिली के साथ आप सोशल इंटरेक्शन करिए। उससे फायदा ये होगा कि कम से कम जो उनके साथ बैठेंगे, आएंगे, जाएंगे, कभी उनके साथ हो जाएंगे, तो समाज में उनका स्थान वह हो पाएगा जो अन्य लोगों का है। डॉक्टर पाठक, सैनिटेशन क्षेत्र में जो आपने अमूल्य भूमिका निभाई है, उसके लिए जब 1991 में सरकार ने आपको पद्म भूषण से सम्मानित किया, तो आपको ये अवार्ड पाकर कैसा लगा? अब देखिए, ऐसा है, पुरस्कार तो अच्छा ही लगता है कि लेकिन ये है कि उससे और जिम्मेदारी बढ़ जाती है। उससे लगता है कि पुरस्कार जो मिला है तो समाज की अपेक्षा बढ़ गई है, देश की अपेक्षा बढ़ गई है। तो लगता है कि ठीक है, एक तरफ तो खुशी भी है और दूसरी तरफ जो जिम्मेदारी है वो बढ़ने का एहसास उसमें होता है। पद्म भूषण मिलने के बाद तो आपको बहुत सारे अवार्ड मिले, इसमें नेशनल, इंटरनेशनल। तो इंटरनेशनल अवार्ड जब आपको मिलते हैं तो मतलब आपको कैसा लगता है अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करते हुए ऊपर? देखिए, ऐसा है कि जो इंटरनेशनल अवार्ड है उसमें तो देश की गरिमा आ जाती है, और लगता है कि इस देश ने भी कोई कंट्रीब्यूशन समाज के लिए किया हुआ है। तो लेकिन सबसे बड़ा जो पुरस्कार मुझे अच्छा लगा, जो इटली में सेंट फ्रांसिस प्राइज का था, कि वहाँ पर जो जॉन पॉल II है वो ऑडियंस देते हैं पहले पुरस्कार के पहले। तो आप जानते हैं कि दुनिया में यदि कोई भी धार्मिक जितने गुरु हैं सबसे ज़्यादा पोप का स्थान है, और उनसे जब मिले तो उन्हें आशीर्वचन के रूप में ये कहा कि गरीबों के लिए आप काम कर रहे हो,
इसको और तेजी से आगे बढ़ाना, तो बहुत अच्छा लगा हमको। आपका ये मूवमेंट है, सैनिटेशन मूवमेंट, ये इस देश के अलावा और किस किस देशों में दुनिया ने अपनाया है? देखिए, ऐसा है कि देश की नया तो बहुत हो जाएगा, ऐसे हम लोग का ऑफिस अपना भूटान में भी है, नेपाल में भी है। तो प्रश्न ये है कि दुनिया में जितने डिजाइन्स हैं ह्यूमन डिस्पोजल सिस्टम के, उसमें ये जो डिजाइन है ये दुनिया के 3.5 अरब लोगों के लिए कारगर साबित हुआ है। तो खासकर साउथ ईस्ट एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, ये सब जो कंट्रीज हैं जो श्योर नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं, उनके लिए काफ़ी कारगर साबित हुआ है। और अब ये तो तय हो गया है, जो 1996 में 600 एंट्रीज आई थी दुनिया भर से, उसमें ये सुलभ की टेक्नोलॉजी को ग्लोबली बेस्ट प्रैक्टिस डिक्लेयर किया गया है। तो अब ये भारत के लिए ही नहीं, दुनिया के जो अन्य देश हैं उनको अब WHO, यूनिसेफ, वर्ल्ड बैंक और सीडा है, डेनिटा है, ऐसी बहुत संस्थाएं हैं जो इसको लेकर अपने अपनाया है और उसको आगे बढ़ा रहे हैं। बेस्ट प्रैक्टिस डिक्लेयर किया गया है। तो अब ये भारत के लिए ही नहीं, दुनिया के जो अन्य देश हैं उनको अब WHO, यूनिसेफ, वर्ल्ड बैंक और सीडा है, डेनिटा है, ऐसी बहुत संस्थाएं हैं जो इसको लेकर अपने अपनाया है और उसको आगे बढ़ा रहे हैं। डॉक्टर पाठक, आज आपकी तुलना सोशल रिफॉर्मर्स बड़े बड़े जैसे दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, अब्राहम लिंकन, इन लोगों से की जा रही है, तो आपको कैसा महसूस होता है? उन लोगों की तुलना में तो हम कहीं नहीं हैं और ये तो खुद कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस जगह से हम आते हैं, जहाँ पैदाइश हुई है, वो जगह वैशाली है। और वैशाली आप जानते हैं कि लोकतंत्र के पहला ये स्थान था वहाँ पर। तो ये महत्वपूर्ण है कि हमारे जितना सुलभ आंदोलन चल रहा है उसमें जो सबसे जो अंत द लास्ट है, उसके प्रति जो हमारा ये भाव है कि उनको कैसे सहायता की जाए, ये सुलभ आंदोलन का बहुत बड़ा पक्ष है। तो अब ये तो हम नहीं कर सकते हैं कि उतने बड़े लोगों के साथ हमारी तुलना की जाए, लेकिन उस ट्रेडिशन में हम काम करने का प्रयास कर रहे हैं कि जो भी सब उपेक्षित समाज में व्यक्ति है उसको कैसे सहायता दी जाए और समाज में उसका स्थान हो, ये प्रयास हम कर रहे हैं। डॉक्टर पाठक, आपका सैनिटेशन का जो प्रोग्राम है, इसके तहत आपने एक म्यूजियम की भी स्थापना की है जी। तो इस म्यूजियम के पीछे आपका सोच क्या है? ऐसा हुआ कि मैं एक बार लंदन गया था मैडम तुसार म्यूजियम को देखने के लिए। म्यूजियम बहुत ही अच्छा लगा मुझको। तो उसमें हमने जो दुनिया के 101 एम्बेसीज हैं भारतवर्ष में, उनको संपर्क किया, हमने पत्र लिखा और उनसे जानकारी प्राप्त की हमने। उन्होंने कुछ अपने लिटरेचर भेजे, जो वहाँ के लोग रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनसे उन्होंने मेरा पता भेजा हमको और वहाँ से फिर साहित्य मंगवाए हमने। फिर गए वहाँ बहुत जगह हम, और फिर ऑस्ट्रेलिया, जापान और दूसरे कंट्री ने काफ़ी मदद की हमको इसमें। तो इस म्यूजियम में 2500 BC से लेकर के दुनिया के जितने भी देश हैं सबके एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न टॉयलेट्स की डिजाइन मिलेंगे आपको। डॉक्टर साहब, आज हमारे शो फन इन द किचन में जी। सफाई का किचन में क्या रोल है, इसके बारे में बताइए। किचन को तो साफ होना ही चाहिए। किचन साफ नहीं रहेगा तो फिर जो खाना होगा वो गंदा हो जाएगा, और फिर खाना गंदा हो तो बीमारियां फैलेगी। इसलिए ये तो किसी घर में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसका किचन और बाथरूम सबसे अधिक साफ होना चाहिए। डॉक्टर पाठक, आज आप हमारे शो में क्या फन करने जा रहे हैं? मतलब मेरा मतलब है क्या बनाने जा रहे हैं? अब ये फन तो नहीं है, ऐसा है कि मैं बचपन से ही अपनी माँ के साथ इस काम में सहयोग दिया करता था। तो खाना बनाना हम करीब 10 से 11 वर्ष से ही सीखते आते रहे हैं। चावल बनाना हो, दाल है, सब्जी है, चटनी टमाटर की हो, बचका जो कहते हैं आप, उसको कर सकते हैं, हलवा बना सकते हैं। तो हम बहुत से खाना बना सकते हैं। तो मुझे परेशानी इस बात की नहीं है कि बीवी रूठ जाए तो मैं भूखा रह जाऊँ, ये नहीं हो सकता है। आपने कभी देखा होगा या सुना भी होगा कि जब जो लोग ऐसे लोग जो गाड़ी चलाते हैं और उनका जो ड्राइवर होता है वो तनख्वाह बढ़ाने के लिए तब कहता है जबकि वो रास्ते के बीच में होते हैं, और कहा कि साहब तनख्वाह बढ़ाइए, और कहा कि नहीं कुछ बाएं दाएं कहा तो उसने कहा चाबी लीजिए मैं चलता हूँ। तो मेरे साथ ऐसी चर्चा नहीं है, मेरी बीवी रूठ भी जाए तो मैं तो खाना बना के खा ले सकता हूँ। इसलिए आज आपको आप सब चीज़ तो बता नहीं सकते हैं, लेकिन कम से कम जो हलवा है और जो बचका है और फिर ये जो और कुछ चीज़ें बताएंगे आपको। बचका में महत्वपूर्ण ये है कि यहाँ के लोग जो खाते हैं वो बेसन डाल के खाते हैं।
हम लोग चावल का घोल बनाते हैं और उस घोल से हम लोग बचका बनाते हैं। तो यही कुछ बात बताएंगे आपको हम। बचपन लगता है कि आपकी जिंदगी में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि सैनिटेशन जो आपका हाँ मूवमेंट जी। है उसमें भी बचपन का रोल है, खाना बनाने में भी बचपन का रोल है। तो आइए चलते हैं, कुछ बचपन की यादें ताजा करते हैं, चलते हैं जी हाँ, किचन। चलिए जरूर चलिए। डॉक्टर साहब वेलकम जी। बैक। आप कह रहे थे आप बचका बनाएंगे, तो ये बचका क्या है, इसके बारे में बताइए। देखिए, इसको बिहार में बचका कहते हैं और दिल्ली में पकौड़ा कहते हैं। हाँ, तो ये जो गोभी का है, बैगन का है या आलू का है, किसी सब्जी का, उसको काट करके आप बना सकते हैं। अब यहाँ पर जो बनाते हैं पकौड़ा, उसमें सिर्फ बेसन डालते हैं लोग जी। हाँ, हम लोग के यहाँ चावल का पहले घोल बनाते हैं, उसमें थोड़ा बेसन डालते हैं, तो उसका टेस्ट आपको अलग मिलेगा, उसमें बेसन कम मिलेगा और बचका ज़्यादा मिलेगा, पकौड़ा कह सकते हैं। यहाँ बेसन ज्यादा मिलता यहाँ है बेसन और- ज़्यादा मिलता है, पकौड़ा कम मिलता जी, है। सही बात। वो आपको बताएंगे हम कैसे बनाया जाता है। ठीक है जी और क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है। जी, देखिए पहले तो हम लोग सब्जी को काट लेते हैं, जैसे ये बैगन है, ये आलू है, ये गोभी है, जी। इस प्रकार से काटा जाता है। जी। इसके बाद जैसे मसाला है ना, हाँ। ये धनिया है, हाँ। ये काली मिर्च है, जी। ये जीरा है, जी। ये लाल मिर्च है, ये हल्दी है, ये सब का हम लोग पीस करके फिर घोल तैयार करते हैं। हाँ, मसाला इसका, जैसे ये जीरा है, ये हाँ, हाँ। और ये जीरा ये है, ये धनिया है, ये हाँ, हाँ, ये काली मिर्च है, ये लाल मिर्च है, ये हल्दी है, उसका ये सब का पेस्ट। घोल पेस्ट अच्छा। बनाते हैं। इस पेस्ट को किसमें, इस चावल है ना, ये चावल का मैदा तैयार करते हैं जी। इसका, हाँ, और फिर ये तो बेसन है, जी। ये दोनों को मिलाते हैं। दिल्ली में उसकी मात्रा अधिक होती है और इसकी मात्रा तो नहीं होती है यहाँ पर। अच्छा, हाँ, लेकिन यहाँ- बिहार में जो है इसकी मात्रा अधिक रखते हैं, थोड़ा सा बेसन डालते हैं इसको, ये पकड़ के लिए, कोई खास बात। इसलिए उसमें कि कड़क अच्छी होती है उसमें, और ये सब्जी जो है ना, ये ज्यादा मात्रा में मिलेगी आपको। हाँ, अब ये थोड़ा देर तेल जो है ये गर्म होगा पहले, ये गर्म होने के बाद फिर इसमें आप इसको डालेंगे, तो फिर जो घोल है ना, इस घोल में सब्जी को फिर डाल करके फिर पकाते हैं। ये गर्म होने के बाद। हाँ, गर्म होने के अच्छा, बाद। ये खास कोई तेल, यही तेल इस्तेमाल करना है सरसों का, कि घी भी कुछ और। देखिए, इस्तेमाल तो हो सकता है घी भी, लेकिन जो सरसों का तेल है, इसका जो बचका बनता है वो घी का अच्छा टेस्ट देता है। अच्छा। तो बिहार में जनरली आप यूपी में खास से वहाँ भी ये सरसों का तेल का लोग इस्तेमाल करते हैं जी। और इसमें झांस होता है, कड़क अच्छी होती है, खाने में स्वादिष्ट होता है। इसलिए तेल तो इसका ही प्रयोग करना चाहिए आगे। तो जब तक तेल गर्म होता है तो आप एक बार बताइए कि मैंने सुना है कि आप गाने भी कंपोज करते हैं और खुद लिखते भी हैं, तो कोई अपना गाना लिखा हुआ, कंपोज किया हुआ सुना दीजिए हम लोगों को। आप कौन सुनेंगे, भक्ति रस का सुनेंगे, रोमांटिक गाना सुनेंगे, संगीत समय लगेगा, आप बताइए। कुछ भी सुना दीजिए, आपको जो अच्छा लगता हो। अच्छा जी, भक्ति रस का जो हम लोग बनाते हैं, तो मेरा तो हर काम सुलभ से ही चलता है, तो भजन भी उसी पर है और फिर संगीत भी उसी में है। जैसे एक है, सुलभ भजो या नारायण, सुलभ भजो या नारायण, भजवन नारायण नारायण नारायण, तुम नर भी हो और नारायण, भजवन नारायण नारायण नारायण। इस प्रकार की बात कितने सारे गुण आपने, कौन कौन से गुण इतना अच्छा लिख रहे हैं आप, इतना अच्छा कंपोज करते हैं। रोमांटिक मारते हैं आपका दो लाइन सुनाना है तो उसके समय तो उतना है नहीं। तुमसे मिलने को दिल करता है, पूरब दिशा से चली हवाएं, फूल फूल से क्या कहता है, तुमसे मिलने को दिल करता है। तो लगता है अब तो आपका तेल गर्म यह आप डालना चाहिए इसको, काफी गर्म हो गया है। अच्छा, आप घोल में डाल दीजिए। अच्छा। घोल में पूरा मिलाने के बाद अब इसको जो है इसको अस्थिर से डाल दीजिए इसमें। फिर जैसे ये बैगन का है, इसको भी आप घोल में डाल लें, और ये डाल करके फिर इसको भी डाल दीजिए। गोभी है मान लीजिए, ये गोभी को भी आप इसमें डाल दीजिए। तो देख के लग रहा है कि आप जो भी काम जीवन में करते हैं बहुत दिल से करते हैं। नहीं, वो तो जरूरी है, बिना उसके तो कोई काम
अच्छा नहीं होगा ना पूरा भी नहीं होगा, तो मन से तो काम करना ही पड़ेगा। हर काम में ध्यान रखना ये है, जब बच्चे को आप पालते हैं ना, जी सबसे ज़्यादा क्या आदमी नहीं करता है, तो उसी लगन से यदि इस अपने काम को भी करिए तो अपने काम में आप सफल जरूर होंगे। डॉक्टर साहब इसको कितना लगेगा टाइम और बनने में? बस 3-4 मिनट में हो जाएगा बस। हाँ। डॉक्टर साहब आप जब जी विदेश जाते हैं जी तो आप कैसे अपना वहाँ, मान लीजिए आपको वहाँ इंडियन खाने खाने मन करता है, तो आप कुछ बनाते हैं वहाँ पर? देखिए, जब विदेश जाने का तो पहले बार जाएंगे तो बड़ा ही कष्ट होता है, पता नहीं चलता कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है। एक बार तो हम बैंकॉक में जब मांगा खाने के लिए, उसमें मार भात दे दिया हमको। अच्छा। हमने समझा नहीं क्या लिखा हुआ उसमें, हाँ। मार भात दिया। इतना गर्म था कि वो मार डाला हमने इसमें जीभ पर, तो जीभ ही जल गई थी हमारी, मुश्किल हुआ। तो ये है कि आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या खाया क्या ना खाया। हम तो यहाँ से सत्तू ले जाते हैं। सत्तू? हाँ, बिहार में सत्तू बनता है चने का और मकई का, और उसको हम ज़्यादा खाते हैं। और फिर वहाँ जो चाइनीज़ फूड मिलता है और खा सकते हैं। और तो इंडियन रेस्टोरेंट काफ़ी हो गया है। डॉक्टर साहब और कोई फिल्म के गाने आपने बताया कि अब ये तो जो फिल्म मुगल आजम, तो अब 1960 की फिल्म है, वो तो याद हमको है नहीं। वो तो एक गाना उसमें जो मशहूर हुआ गाना वो, जब प्यार किया तो डरना क्या। ये किस किस चीज के साथ खाया जा सकता है? यह है चावल दाल के साथ खा सकते हैं, शाम में पकौड़े भी खा सकते हैं, चाय के साथ खा सकते हैं। और कुछ लोग जो ड्रिंक लेते हैं ड्रिंक भी के साथ कर सकते हैं, उनके खा सकते हैं, अलग अलग का है। इसको टेस्ट के देखिए, ये देखिए बहुत अच्छा है। गरम बहुत। गरम तो होगा चलिए अच्छा। बहुत क्रिस्प है। थैंक यू। और जो हमने कहा था पर मसाला इसमें कम है जी, और ये ज्यादा पोर्शन में है, जी, तो ये ज्यादा टेस्ट लगता क्योंकि है। इसका जो लेयर है वो एकदम थिन है। हाँ, वो थिन है। आपने अपना ज्ञान भी हमें दिया, हमारे दर्शकों को हमें सोशल रिफॉर्म के बारे में बताया, बचका खिलाया। हम बहुत आभारी हैं डॉक्टर साहब, धन्यवाद। सो व्यूअर्स, आज का हमारा प्रोग्राम कैसा लगा? आज के युग में एक ऐसी शख्सियत से मिलना जो सोशल रिफॉर्म्स की बात करते हैं और जो इस दुनिया को एक बेहतर दुनिया बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो फिर मिलते हैं अगले हफ्ते इसी वक्त। बाय फॉर नाउ।